हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रवेश अड्डा। दोस्तों आइए हम लोग आज यहाँ पर देखते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का क्लास नंबर सेकंड। इसका आपका फर्स्ट क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपका न्यू क्लास में नया क्वेश्चन से आना स्टार्ट हो गया है। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। चलिए हम लोग आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सेकंड पार्ट का आपका ये पहला क्वेश्चन से कि जलवायु क्या है। अब यहाँ पर जलवायु के बारे में आपसे कहा गया है। तो जलवायु मौसम की दीर्घकालीन अवस्था का संक्षिप्त रूप होता है। दोस्तों जलवायु जो होता है आपका, यह मौसम का दीर्घकालीन अवस्था का संक्षिप्त रूप होता है। अब जब यहाँ पे आपको जलवायु मिल गया है तो यहाँ पे आपको मौसम भी मिल जाएगा। मौसम क्या है, आपसे इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आने का चांस बन जाता है। 19 में आपका आया था मौसम क्या है दोस्तों, तो 20 में आपका जलवायु क्या है अवश्य आ जाएगा। देखिए, किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। किसी स्थान की अल्पकालीन, दोस्तों अब यहाँ पे आप दो चीज़ों को ध्यान रखिए। जैसे कि मान लो अगर पूछे आपसे जलवायु या मौसम, अगर मौसम पूछे तो आपको ध्यान रखना है अल्पकालीन, ठीक है। अगर पूछे आपसे जलवायु तो आपको ध्यान रखना है दीर्घकालीन। ओके दोस्तों, अगर पूछे आपसे जलवायु तो आपका हो जाएगा दीर्घकालीन। अगर पूछे आपसे मौसम तो आपका हो जाएगा अल्पकालीन। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है जलवायु के तत्वों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर जलवायु के तत्वों के बारे में कहा गया है। इसमें आपका तापमान, आर्द्रता, मेघ, वर्षा, वायु वेग, तूफान, ये चीज़ें आपके जलवायु के अंतर्गत आ जाएंगी। दोस्तों आप कुछ क्वेश्चंस को जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे आप उसको नोट भी कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। मौसम के तत्वों का वर्णन यहाँ पे आपको करना है। ये थे आपके जलवायु के तत्व। अब ये हैं आपके मौसम के तत्व। जलवायु और मौसम के तत्व: पौने, वायुदाब, ओके दोस्तों, सूर्य विकिरण, वायु का तापमान, ये सब आपके मौसम के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। कैसा स्थान है आपका? 7वां स्थान है। नेक्स्ट आपका है मैकमोहन रेखा क्या है। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत और चीन के बीच हिमालय की दुर्गम श्रेणियों से होकर जाने वाली, यानी दोस्तों गुजरने वाली सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। आपको बस केवल भारत और चीन ध्यान रखना है और आगे आप खुद ब खुद लिख ले जाओगे, हमको पता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है भारतीय धरातल का स्वरूप कैसा है। भारतीय के धरातल में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर ऊंचे पर्वत, गहरी खाइयाँ, बड़े बड़े मैदान, चौड़े पठार और अनेक द्वीप भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी है माउंटेन एवरेस्ट। ओके दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वह है आपका 8,848 और यह आपका नेपाल हिमालय पर स्थित है। कहाँ पे? नेपाल हिमालय पे आपका यह स्थित है। नेक्स्ट आपका है दून घाटी कहाँ है। दून घाटी की बात करते हैं तो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच कई विस्तृत घाटियां हैं, जिनमें से दून घाटी प्रसिद्ध घाटी के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ देखते हैं सुंदरवन। सुंदरवन किसे कहते हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरवन पाए जाते हैं। इन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं। उत्तर भारत में मैदान के दक्षिण पश्चिम से अरावली और पहाड़ियों से लेकर
पाकिस्तान की सीमा तक का प्रदेश भारतीय मरुस्थल कहलाता है। नेक्स्ट आपका है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी हो जाएगी सांभर झील। सांभर झील आपकी खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 40% है। नेक्स्ट आपका है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। नेक्स्ट आपका है भारत की अक्षांश स्थिति क्या होती है। दोस्तों आपसे अक्षांश स्थिति भी पूछ सकती है एग्जाम में। यह उत्तर से 8 सेल्सियस दोस्तों 84 डिग्री उत्तर अक्षांश और 37.6 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 पूर्वी देशांतर 97.25 पूर्वी देशांतर तक फैली हुई है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों कितना आपका है। दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 32,88,000 दोस्तों, ठीक है, 32,87,363 किलोमीटर। ओके दोस्तों, इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है भारत के विश्व मैदान के जनजीवन को समझाइए। अब यहाँ पर आपको भारत के विशाल दोस्तों विशाल मैदान, ठीक है, यहाँ पे लिखा है भारत के विशाल मैदान के जनजीवन को समझाइए। दोस्तों आप भारत के विशाल मैदान में रहते हैं और आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, इसमें कुछ बताने की कोई भी आवश्यकता हमें नहीं लग रहा है। अब यहाँ हम आगे देखते हैं कि कोयला भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। आपका हो जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। आपका हो जाएगा असम में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है। आपका हो जाएगा तारापुर। दोस्तों कहाँ पे, तारापुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्पक्रम में कहाँ स्थापित है। दोस्तों क्या स्थापित है, ठीक है दोस्तों, कहाँ नहीं क्या स्थापित है। आपका हो जाएगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट आपका है कोटा रावत भाटा यानी आपका कोटा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है। आपका हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विश्व का प्रथम और बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है। आपका हो जाएगा मुंबई में। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है बॉम्बे हाई क्या है। खनिज तेल का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। अंकलेश्वर प्रसिद्ध क्यों है दोस्तों, अंकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको खनिज तेल के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। झारिया क्यों प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। ओके दोस्तों, कोयले के लिए झारिया प्रसिद्ध है। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है। रानीगंज आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है तांबा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। आपका यहाँ हो जाएगा झारखंड में। दोस्तों क्या होगा, आपका झारखंड हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर कम टाइम में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस करवाएं, इसीलिए हम थोड़ा सा तेज भी चल रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अभ्रक उत्पादन में कौन सा विश्व में कौन सा स्थान है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपका हो जाएगा प्रथम स्थान। नेक्स्ट आपका है कोलार सोने
की खान कहाँ स्थित है? आपका होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट आपका है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? दोस्तों बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? आपका हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? लौह अयस्क से। हेमेटाइट का संबंध आपका हो जाएगा लौह अयस्क से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी फसलें होती हैं? उत्तर प्रदेश में कुल आपकी 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? रबी, खरीफ और जायद। ये आपकी 3 प्रकार की फसलें होती हैं। आपको इसे नोट करना चाहिए क्योंकि कभी कभी आपके मौसम से और फसल से क्वेश्चन से बन जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है। दोस्तों आपके जो लौकी, मूंग, परवल, खीरा, ककड़ी, ओके तो ये सब आपके जायद की फसलें में आ जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई थी? आपका हुआ था 1951 में। ओके तो यहाँ पर पुरातत्वों में लोग रुचि जगाने के उद्देश्य से लखनऊ में, दोस्तों कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में आपका पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सारनाथ की। सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई? यह हुआ था आपका 1904 में। कब हुआ? 1904 में हुआ था। राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? आपका हुआ था 1874 में। ललित कला अकादमी लखनऊ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दोस्तों अब आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये आवश्यक नहीं है कि आप लिखी लिखाई चीज़ एग्जाम में लिखें। दोस्तों देखिए कोई भी दोस्तों अगर कला है उसका स्थापना क्यों होता है? ताकि दोस्तों प्रोत्साहन के लिए कलाकारों के, ओके दोस्तों, कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए दोस्तों उनके गतिविधियों के लिए, यानी जो आपका मेन टॉपिक है आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि कुंभ मेला कब लगता है? दोस्तों आपका कुंभ मेला 12 साल के बाद लगता है। बस केवल 4 स्थानों पे लगता है। कितने स्थानों पर? आपका केवल 4 स्थानों पे लगता है। दोस्तों कहाँ कहाँ लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। 4 या 3 स्थानों पे कहाँ लगता है आप कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना आपका हुआ था 13 नवंबर 1963 को। प्रदूषण के प्रकार वायु प्रदूषण, जल, ध्वनि, मृदा और दोस्तों रेडियो धर्मी, ये आपके 5 प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं। पर्यावरण का अर्थ क्या है? पर्यावरण हमारे चारों ओर फैला परिवेश या वातावरण है, वही आपका हो जाएगा पर्यावरण का अर्थ है। परिधर आवरण, ओके यानी चारों तरफ फैला हुआ आवरण आपका होगा पर्यावरण। अब यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पर्यावरण के कारकों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। दोस्तों अब देखिए आपके जो पर्यावरण होते हैं दोस्तों वह आपका 2 टाइप से होता है। एक होता है भौतिक, एक होता है दोस्तों अभौतिक। भौतिक में आपका मृदा, जल, वायु, सौर ऊर्जा, तापक्रम ये आएंगे। और दोस्तों अभौतिक में आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु, ओके तो ये सब आपके आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिख जाएगा कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है। दोस्तों अगर वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, जल, वायु प्रदूषण हो जाता है दोस्तों, यह कहीं ना कहीं आपके हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम सबको अपने वातावरण को शुद्ध और साफ रखना आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, आप बहुत कुछ लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको ये 3 चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। यहाँ देखिए वायु, जल दोस्तों, ठीक है, ध्वनि, प्रदूषण, ये आपके तीनों में से कोई एक ना एक दोस्तों अवश्य आएगा। ठीक है दोस्तों, एक ना एक आपका अवश्य आ जाएगा। इसलिए आप इन तीनों को एक साथ लिख लीजिए
ताकि दोस्तों आपको याद करने में आसानी हो। क्योंकि दोस्तों आप इसको आराम से अच्छे से समझ कर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप दोस्तों ये चीज़ें आपके आसपास भी पाई जाती हैं, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं? अब यहाँ हम बताना आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, उसके बाद राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध को बढ़ावा देना, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना, राष्ट्रों में आपसी सहयोग और विकास के लिए विशिष्ट संस्थाओं का गठन करना, ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपसे इनके अंग पूछे गए हैं, आखिर कौन कौन से अंग हैं। देखिए दोस्तों, इनके महासभा, राष्ट्रीय परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये इनके कुल मिलाकर दोस्तों 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? इनके कुल 6 अंग आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह आपका हो जाएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष कौन रह चुकी हैं? आपकी हो जाएंगे श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट आपका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? दोस्तों कुल मिलाकर आपके थे 15 सदस्य। कौन कौन से दोस्तों? इसमें से आपके पाँच थे अस्थाई सदस्य। ओके दोस्तों, चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन। ओके दोस्तों, शेष आपके थे अस्थाई सदस्य, केवल 2 वर्ष के लिए महासभा में चुने गए थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? आपका हो जाएगा 193। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका होगा 193 कुल जनसंख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे अंतर्राष्ट्रीय में कितने न्यायाधीश होते हैं? दोस्तों न्यायाधीश आपके कुल पाए जाएंगे 15। दोस्तों कितने? आपके 15 कुल आपके न्यायाधीश पाए जाएंगे। यूनेस्को, अब यहाँ बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को ने भारत की क्या सहायता की है? यूनेस्को ने भारत की क्या सहायता की है? यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में भारत की सहायता की थी। दोस्तों किसमें? शिक्षा के प्रसार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 के बिंदुओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये आपको यहाँ पर 5 टॉपिक, दोस्तों यहाँ पे आपको 5 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों इन 5 पॉइंट को आप अच्छे से देखकर अपने नोटबुक में लिख सकते हो। अब यहाँ पर जब अनुच्छेद 1 की बात आ गई है तो अनुच्छेद 2 तो आपको जरूर मिलेगा। तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2, दोस्तों पहले आप अनुच्छेद 1 का स्क्रीनशॉट खींचिए, ठीक है। अब आप अनुच्छेद 2 का स्क्रीनशॉट खींचिए। ओके दोस्तों, चलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करिएगा कि अनुच्छेद 1 और 2 समझ में नहीं आया, फिर से हमको समझाइए, हम आपको अलग से वीडियो बनाकर समझा देंगे। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय कहाँ है? आपका है हैंग में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? दोस्तों कौन कौन सी हैं? ये यहाँ पे आपको 5 संस्थाएं दिख जाएंगी। दोस्तों इन पांचों का आपको स्क्रीनशॉट खींचना है और आगे बढ़ते हुए आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से लिखते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों अगर आपको हर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो आप लोग जरूर एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा
अगर कुछ भी आपका डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना वर्ष 1872 में अब तक की कौन सी जनगणना थी। दोस्तों 1872 से अब 2011 की 15वीं जनगणना थी। दोस्तों कितनी 15वीं जनगणना आपकी थी। 2011 की जनगणना के अंतर्गत साक्षरता दर कितना था। दोस्तों आपका था 74.04%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, तो आपका होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है आपका, दूसरा स्थान है। दोस्तों फर्स्ट पर कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, आपका हो जाएगा ठीक है केरल। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है भारत के नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई। भारत की चीन आक्रमण के पश्चात 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई। अब यहाँ पर आपको नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। दोस्तों आप जो समझते हैं आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप इसी के अकॉर्डिंग अपने मन से भी लिख सकते हो। यह कोई दबाव नहीं है कि आपको जो यहाँ पे दिख रहा है आप सेम लिखो। आप अपने मन से लिखिए, आपको नंबर जरूर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों किसी एक अग्निशामक यंत्र का परिचय यहाँ पे आपको देना है। देखिए दोस्तों जो आपके अग्निशामक यंत्र होते हैं वह तो आपके अलग अलग होते हैं। देखिए दोस्तों इसमें गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग उन वस्तुओं में लगी आग को बुझाने में क्या आता है, इससे कि पानी से खराब हो जाते हैं। दोस्तों जो हमारे इलेक्ट्रिशियन चीज होते हैं ओके दोस्तों, इससे कि हमारे कोई मतलब दोस्तों कुल मिलाकर जो चीजें पानी से खराब होती हैं उसको बुझाने के लिए हमें CO2 का प्रयोग किया आता है। ओके दोस्तों आपका हो गया कंप्यूटर, ओके दोस्तों आपका नोट कैशबुक, ओके दोस्तों आपका बही खाता कागज कुछ भी दोस्तों ठीक है जो आपका वाटर से नुकसान करेगा उसको हम लोग CO2 से बुझाते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि सुरक्षा की दृष्टि से हरा रंग किस बात का सूचक है। हरा रंग प्रशासन तथा आम नागरिक के लिए हमला या असुरक्षा समाप्त होने की सूचक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2004 को इस प्रोग्राम को शुभ आरंभ किया था। नेक्स्ट आपका है डिजिटलाइजेशन की योजना का क्या उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य दोस्तों डिजिटल के साथ शक्ति संपन्न और सूचना अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। ओके दोस्तों चलिए अब यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना दोस्तों सांसद ठीक है सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभ आरंभ कब किया गया था। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना का शुभ आरंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यहाँ पे आपका है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है। दोस्तों 330 रुपये प्रति वर्ष जमा करना है। ओके दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति की किसी भी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसे 2 लाख रुपए का राशि दिया जाएगा। सीमांत गांधी कौन थे, संक्षिप्त परिचय। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका तो कभी नहीं आएगा। ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन को जरूर देखना है। रोलेट एक्ट दोस्तों यह आपका किस पे जाएगा, यह आपका जाएगा 1919 में। ठीक है
गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? आपका हो जाएगा 1913 में। कहाँ पे है आपका? यहाँ पे है। आपका नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड दोस्तों 1922। कहाँ पे आपका? ये है। ठीक, यहाँ मिल गया आपका। साइमन कमीशन का भारत का आगमन दोस्तों 1928। कहाँ है आपका? ठीक, यहाँ पे है। भगत सिंह का शहीद होना, यह होगा आपका 1931। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन मिल गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के या फिर आप इसको अपने नोटबुक में नोट करके आगे बढ़ सकते हो। गैर सरकारी संगठन का अर्थ बताइए। ऐसे संगठन जो बिना लाभ प्राप्ति के धर्म, वैज्ञानिक, संस्कृति। दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों आपका 100% आने का चांस बन जाता है। दोस्तों आपका इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन से कन्फर्म आएगा। गैर सरकारी संगठनों की समिति कब बनाई गई? यह बनाया गया था आपका 21 जून 1946 में। विश्व शांति को बनाए रखने के लिए कौन सा गैर सरकारी संगठन कार्यरत है? दोस्तों यूनेस्को विश्व शांति को बनाए रखने के लिए कार्यरत है। अब यहाँ पे आपका है कि विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? दोस्तों विविधता से आशय है कि अलगपन से हैं, जो कि भारत धर्म, दोस्तों भाषा, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर हो सकती है। अब यहाँ बात करते हैं एकता की। एकता का आशय स्पष्ट कीजिए। एकता का आशय एकजुट से होकर, जिसका आधार विभिन्न धर्म, समुदाय, जाति, भाषा के व्यक्तित्वों को एक सूत्र में बांधना होता है। यह होगा आपका एकता का आशय। धार्मिक एकता से क्या आशय है? यहाँ पूछा गया कि धार्मिक एकता से क्या आशय है। अब दोस्तों धार्मिक एकता से क्या आशय है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक साथ हैं दोस्तों, मिलजुल कर रहें, ताकि हमारे देश का, हमारे समाज का और हमारे बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। दोस्तों आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। अब यहाँ देखते हैं राजनीतिक एकता से क्या तात्पर्य है। राजनीतिक एकता का अर्थ है कि लोकतांत्रिक संगठनों का एक मत एवं एकजुट रहना। अब यहाँ आपका है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपका हो जाएगा मोर। राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा। ऐसा आपका है कि राष्ट्रीय प्रतीक की श्रेणी से क्या क्या आता है? राष्ट्रीय प्रतीक की श्रेणी में क्या क्या आता है? दोस्तों आपका राष्ट्रगान, गीत, ध्वज, सेना, मुद्रा, खेल, पक्षी और मोहर। ओके दोस्तों, ये सब आपके राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत आ जाएंगी। ये चीज़ें आपके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आतंकवाद में कोई दो उद्देश्य बताइए। दोस्तों आतंकवाद के उद्देश्य के बारे में बताइए। देखिए दोस्तों आतंकवाद क्या करते हैं आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपका है कि सांप्रदायिकता क्या है। दोस्तों देखिए द्वेष करना, ओके दोस्तों, दूसरे से घृणा करना, यह आपका सांप्रदायिकता के अंतर्गत आएगा। आप ये सोचो कि हम आगे बढ़ें और हमारे सामने वाला आगे ना बढ़े, यह आपका सांप्रदायिकता का अंतर्गत आएगा। ओके दोस्तों, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों के नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना, यह सब आपका सांप्रदायिकता के अंतर्गत आ जाएगा। आप इन चीज़ों को अपने भावनाओं से भी लिख सकते हो। दूसरों के आस्थाओं, दोस्तों आस्था को ठेस पहुंचाना, यह भी आपका एक सांप्रदायिकता के अंतर्गत आएगा। अंग्रेजों का दोस्तों सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का किस प्रकार का उद्देश्य था? फूट डालो और राज्य करो दोस्तों, यही अंग्रेजों का सांप्रदायिकता का उद्देश्य था। सांप्रदायिकता भावना को कैसे दूर किया जा सकता है? दोस्तों अगर आपने अपना सोच बदल लिया तो आपका दोस्तों सांप्रदायिकता भावना दूर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने अच्छा प्रयास किया, अगर आप सभी को अपने आप को मानो कि हाँ सब अपने हैं, इससे आपकी सांप्रदायिकता दूर हो जाएगी। दोस्तों जातिवाद क्या है? भेदभाव करना, हम हिंदू हैं तुम मुस्लिम हो, हम ऊंच जात के तुम नीच जात के हैं, ये सब आपके जातिवाद के अंतर्गत आएगा। दोस्तों जातिवाद के 2 हानियाँ लिखनी है। दोस्तों जातिवाद की 2 हानियाँ क्या, आप 10 हानियाँ भी लिख सकते हो। दोस्तों
आज हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे हैं, पढ़े हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस अभी और बाकी हैं, उस क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। आप लोग तब तक वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।